नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज एक बिल्कुल ताज़ा तरीन और दिलचस्प क्राइम की खबर के साथ मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूं। इस खबर को भी मैं दिलचस्प पूरे जोर से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस खबर में भी ये क्राइम की खबर होने के बावजूद इसमें कोई खून खराबा या जानी नुकसान वाली बात नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे कल एक खबर मैंने आप लोगों को सुनाई थी। मैंने बताया था कि किस तरह से अर्चना तिवारी नाम की एक लड़की जो मध्य प्रदेश के कटनी की रहने वाली थी और रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी और फिर वो बरामद हुई। आज की कहानी भी वैसी तो बिल्कुल नहीं है, उससे बिल्कुल हटकर है, लेकिन इस कहानी और उस कहानी में कॉमन फैक्टर बस यही है कि कोई मर्डर, कोई जानी नुकसान, किसी का अंग भंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये जो घटनाक्रम है ये है गुजरात के प्रमुख शहर सूरत की। सूरत पुलिस को 18 अगस्त की सुबह, यानी इसी महीने की बात कर रहा हूं, 18 अगस्त की सुबह एक कॉल मिलती है और कॉल करने वाला आदमी फोन पर काफी परेशान सुनाई देता है। उसका नाम है DK चौधरी। तो ये जो DK चौधरी हैं ये काफ़ी परेशान सुनाई देते हैं और पुलिस को ये बताते हैं कि साहब मैं कपोद्रा इलाके से बोल रहा हूँ, यहाँ पर अपनी एक डायमंड की फैक्ट्री है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फैक्ट्री में चोरी हो गई है और सारा हीरा चोर जो है वो लेकर चले गए हैं। मैं बर्बाद हो गया हूँ, लुट गया हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, आप लोग फ़ौरन यहाँ मौके पर आइए। अब जब इस तरह की शिकायत उस हीरा व्यापारी की तरफ से पुलिस को मिलती है तो पुलिस के भी हाथ पांव फूल जाते हैं। पुलिस पूछती है शुरू में कि भाई एक्सपेक्टेड क्या लग रहा है, मतलब कितना हीरा था आपके उसमें तिजोरी में या खजाने में जो चोर लेकर चले गए। तो बताया जाता है कि तकरीबन 30 से 35 करोड़ के हीरे होंगे। ये सुनकर पुलिस जो है वो और सोच में पड़ जाती है क्योंकि ये एक मेजर थेफ्ट इंसिडेंट है। 30-35 करोड़ का अमाउंट कोई मामूली नहीं होता। तो जो कपोद्रा थाने की पुलिस है वो तो मौके पर पहुंचती ही है। इसके अलावा क्राइम टीम को मौके पर बुलाया जाता है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर आते हैं और बारीकी से पूरे सीन ऑफ क्राइम का पुलिस वाले मुआयना करने लगते हैं। ये एक 3 मंजिला इमारत है जिसमें ये फैक्ट्री चलती है। फैक्ट्री जो चलती है उसका नाम है DK एंड सन्स डायमंड कंपनी। यहाँ पर डायमंड असॉर्टिंग का और पॉलिशिंग का काम होता है, यानी हीरो को पहचानने और उसका वैल्यू डिसाइड करने के साथ साथ उनको शार्प करने और उनमें चमक लाने का काम यहाँ पर होता है। तो जो पीड़ित आदमी है यानी कंपनी का मालिक, वो ये बताता है कि मैं इस कंपनी में, मतलब अपनी कंपनी में, फैक्ट्री में लास्ट 15 अगस्त को मैं यहाँ पर था। 15 अगस्त के दिन जो है कुछ काम था और वो कामकाज करने के बाद ताला लगाकर मैं चला गया था। इसके बाद 16 और 17 को छुट्टी थी, 15 को तो छुट्टी थी ही, तो मैं फैक्ट्री में नहीं आया और साथ ही कोई एम्प्लॉय भी नहीं आया ऑब्वियसली। लेकिन आज 18 की सुबह जब हमने सुबह जो है शुरुआत करने की कोशिश की कारोबार की, फैक्ट्री में मैं पहुंचा, मैंने देखा कि अंदर तिजोरी गैस कटर से काटी गई है और चोर जो है वो हीरे और कुछ कैश ये सब लेकर चले गए हैं। पुलिस ने सारी बातें सुनी और पुलिस को भी बड़ी फिक्र हुई, चिंता भी हुई कि भाई ये कौन चोर है, कैसे चोरी करके ले गया, 3 दिनों की छुट्टी थी, इसका क्या चोर ने फ़ायदा उठाया। पुलिस इन सारे एंगल पर तफ्तीश कर रही थी, एक्सप्लोर कर रही थी। इस बीच पुलिस ने ये देखा कि चोर जो है वो CCTV कैमरे तोड़कर चले गए हैं और सिर्फ CCTV कैमरों को ही उन्होंने नहीं तोड़ा है, बल्कि कैमरों के साथ जो वो होता है DVR, जिसे डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर कहते हैं, उसे भी चोर उठा कर ले गए हैं। आमतौर पर DVR में ही सारा फुटेज स्टोर्ड होता है, अगर वही उठा कर ले जाएं तो फिर चोरों को पकड़ना मुश्किल होता है। तो चोरों ने ये काम किया था। इसके अलावा पुलिस जब बहुत बारीकी से पूरे फैक्ट्री का मुआयना कर रही थी, एक एक चीज़ देख रही थी, तो सब कुछ करने के दौरान, फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करने के दौरान पुलिस की निगाह एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसमें पहली बार पुलिस को थोड़ा सा खटका लगा। ये चीज़ क्या थी? ये चीज़ ये थी कि चोर जो उस फैक्ट्री में आए थे वो तो गैस कटर लेकर आए थे। उन्होंने तिजोरी गैस कटर से काट कर बड़ा सा सुराख कर दिया था, हीरे और तमाम चीज़ें लेकर चले गए थे। लेकिन फैक्ट्री का जो मेन गेट था वहाँ पर कोई तोड़फोड़ या फोर्स एंट्री के निशान नहीं थे। यानी फैक्ट्री का जो मेन गेट है उसका ताला जो है वो चोरों ने प्रॉबेबली खोला था या वो ताला खुला हुआ था, जो भी वजह हो, लेकिन उस मेन गेट को और फैक्ट्री के दूसरे दरवाज़ों को कोई तोड़े जाने के निशान नज़र नहीं आए।
ये अपने आप में एक बड़ी अजीब और शॉकिंग सी बात थी, क्योंकि अगर चोर आएंगे तो कोई ताला खोलकर उनको एंट्री तो देगा नहीं। अब चोर ऐसा कैसे कर पाए? इससे पुलिस को शक होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कंपनी का ही कोई कामगार, कोई मुलाजिम चोरों के साथ मिला हुआ हो, और हो सकता है कि छुट्टी का भी उसे पता हो और उसने चोरी करवाई हो, या खुद उसने चोरी की हो। पुलिस अब इस एंगल पर सोच रही थी। साथ ही पुलिस ने ये देखा कि इस फैक्ट्री में जो फायर अलार्म है वो भी गायब है। खासकर उस जगह से तो गायब हैं ही जिस जगह पर चोरों ने गैस कटर के सहारे तिजोरी काटी थी। अब फायर अलार्म का गायब होना, क्या चोर फायर अलार्म काटकर या हटाकर उसके बाद उन्होंने चोरी की, ये एक सवाल पुलिस के मन में था। क्योंकि अगर मान लीजिए गैस कटर से चोर चोरी कर रहे होते और फायर अलार्म लगा हुआ होता तो अलार्म बजने लगता, पानी गिरने लगता, और इसी के साथ चोरों के लिए मुश्किल हो जाती। तो फायर अलार्म का गायब होना भी चोरों के मामले में, चोरी के मामले में पुलिस को थोड़ा सा खटक रहा था। इसके बाद पुलिस ने जो मालिक है कंपनी के, उनसे पुलिस ने पूछताछ शुरू की, और इसलिए पूछताछ शुरू की क्योंकि चोर को लग रहा, मतलब पुलिस को लग रहा था कि शायद इस चोरी में कोई एम्प्लॉय इन्वॉल्व हो सकता है। क्योंकि जिस तरह का सिनेरियो पुलिस देख रही थी, फोर्स्ड एंट्री का नहीं होना, फायर अलार्म का वहाँ से गायब होना, सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर गायब हो जाना, तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही थी कि कोई इनसाइडर हो सकता है। तो अब मालिक से, कंपनी के मालिक से पुलिस ने पूछताछ शुरू की और पूछा कि अच्छा, आपकी कंपनी में इतना हीरा रखा हुआ था और सीसीटीवी कैमरे जो है अंदर से चोर तोड़कर चले गए हैं, फैक्ट्री के बाहर के सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो कहाँ हैं, वो दिख नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, इस फैक्ट्री के बाहर के सीसीटीवी कैमरों में कुछ प्रॉब्लम था, तो उसको हमने हटाया था कुछ दिन पहले ही। पुलिस ने कहा कि अच्छा ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड तो होगा। उन्होंने कहा सिक्योरिटी गार्ड भी था, लेकिन उसका काम ठीक नहीं था, तो उसको हमने भगा दिया। और यही तो हमारा बैड लक है कि सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था और इस तरह की घटना हो गई। अंदर हालांकि कैमरे देखिए पूरी तरह लगे हुए थे, लेकिन वो कैमरे तोड़ गए हैं, डीवीआर भी गायब है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो मालिक जो है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा परेशान था, और उससे कुछ गलतियाँ तो हुई थी, जैसे वो बाहर के कैमरे जो है उनका नहीं होना और सिक्योरिटी गार्ड का नहीं होना, ये सब जो है वो पुलिस इन चीज़ों को देख रही थी, और पुलिस सोच भी रही थी कि शायद मालिक से ये गलतियां, ये लापरवाही हुई है। इसके बाद पुलिस ने नोटिस किया, पुलिस ने देखा कि जिस मेन गेट से लोग उस बिल्डिंग में अंदर आते हैं, उस मेन गेट पर जो ताला लगा हुआ था वो बिल्कुल नया ताला था, ब्रांड न्यू। अब पुलिस ने मालिक से ये भी पूछा कि ये ताला बिल्कुल नया है, इस ताले को चोर खोलने में कामयाब हो गए, तो ये ताला क्या आपने ख़रीदा था, इसकी चाबी किस किस के पास होती है? तो मालिक ने कहा कि देखिए, एक चाबी तो मेरे पास ही होती है और एक चाबी हमारे एम्प्लॉयज़ के पास होती है, जो मेन एम्प्लॉय है उनके पास। बाकी ताला तो हमने 8 दिन पहले ही ख़रीदा था, लेकिन मेन एम्प्लॉय जो है वो यहाँ पर है, और चोरी वोरी में ऑब्वियसली उसको कोई खबर नहीं है, हमें भी जानकारी नहीं, हम बहुत हैरान हैं। पुलिस ने पूछा अच्छा, हीरे कितने के थे, वो हीरे आपने कब ख़रीदे थे? तो मालिक ने ये बताया कि हीरे का जो स्टॉक है वो तकरीबन हफ्ते 10 दिन पहले उन्होंने ख़रीदा था, और सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद मालिक ने बताया कि जितने भी हीरे वो लेकर गए वो तकरीबन 32 करोड़ रुपए के हीरे थे। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट था। तो कुल मिलाकर चोरों ने जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया था, उससे 2 बातें पता चलती थी। एक तो ये कि इस घटना में कोई इनसाइडर हो सकता है, और दूसरी बात ये पता चल रही थी कि चोरों ने उन तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। चाहे वो सीसीटीवी फुटेज वाली बात हो, फायर अलार्म वाली बात हो, सिक्योरिटी गार्ड का नहीं होने वाली बात हो, डीवीआर उठाकर ले जाने वाली बात हो, और चोरों को बारीक बातें भी पता थी कि वहाँ पर काफ़ी हीरा रखा हुआ है, ये भी उनको पता थी। तो ये सारी बातें इंडिकेट कर रही थी कि इनसाइडर है, और चोरों ने सारे सुराग या सबूत जो है वो मिटाने की कोशिश अपनी तरफ से भरपूर की थी। अब पुलिस ने तय किया कि चलो, अंदर का डीवीआर गायब है, बाहर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है, लेकिन ये जो रोड है, जो सड़क है जहाँ पर वो फैक्ट्री मौजूद है, वहाँ पर तो सीसीटीवी कैमरे दूसरे इमारतों में तो लगे होंगे, चलो उनको चेक करते हैं। पुलिस ने अब दूसरे इमारतों में जो सीसीटीवी कैमरे चेक थे, मतलब लगे हुए थे, उनको चेक करने की शुरुआत की। 3 दिन का टाइम फ्रेम था, 15, 16 और 17 अगस्त, आपको पता है, क्योंकि 18 की सुबह तो इन लोगों ने डिस्कवरी कर लिया कि चोरी हुई है। तो जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज स्कैन करने लगी तो पुलिस को पहली बार इस मामले में एक बहुत बड़ा क्लू हाथ लगा। 15 और 16 अगस्त की दरमियानी रात को जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही थी उस टाइम फ्रेम का, तो पुलिस ने देखा कि 2 ऑटो रिक्शा बैक टू बैक उस रोड पर
कपोद्रा वाले उस इलाके में आगे बढ़ रहे थे, बढ़ी, और वो ऑटो रिक्शा आगे बढ़ने के बाद उसमें से कुछ लोग नीचे उतरे उस फैक्ट्री के आसपास पहुंचकर, उस कंपनी के आसपास पहुंचकर, और ये जो लोग नीचे उतरे उनकी तादाद तकरीबन 4 से 5 थी, और उनमें एक आदमी ऐसा था जिसे देखकर पुलिस पहचान गई। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि जो कंपनी का मालिक है डीके चौधरी, उसका छोटा बेटा था। अब पुलिस ने जब इस छोटे बेटे को देखा तो पुलिस हैरान हुई, क्योंकि ये लोग जो है संदिग्ध थे। रात के अंधेरे में 2 ऑटो रिक्शा में सवार होकर 4-5 लोगों का उस जगह पर आना, ये अपने आप में इशारा कर रहा था कि मामले में कुछ झोल है, कुछ गड़बड़ है। अब पुलिस ने ऑटो रिक्शा वालों की तलाश शुरू की, जो लोग वहाँ बैठे हुए थे ऑटो रिक्शा में जो उतर रहे थे, बाकी लोगों की पहचान शुरू की। इसके साथ ही जब छोटे बेटे को पुलिस ने देख लिया तो छोटे बेटे के साथ साथ पुलिस ने डीके चौधरी यानी देवेंद्र कुमार चौधरी, जो कंपनी का मालिक है, उसे भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। और अब जब इनसे पूछताछ शुरू हुई तो फिर बहुत सी चौंकाने वाली बातें सामने आई, कई नए नए खुलासे हुए। ये पता चला कि कंपनी के मालिक ने महज 10 रोज़ पहले अपनी कंपनी का बीमा करवाया था, एक बीमा एजेंट से, बल्कि बीमा रिन्यू करवाया था। बीमा पहले से था लेकिन उसका रिन्यूअल कराया था, और जिस बीमा एजेंट से उन्होंने बात की थी उससे भी पुलिस ने पूछताछ की। तो उस एजेंट ने बताया कि कंपनी के मालिक ने जब बीमा का रिन्यूअल कराया था तब उससे पूछा था कि अगर कोई मिसहैपनिंग, चोरी, डकैती या कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो कितना जो है पैसा हमें मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। तो बीमा एजेंट ने बताया था कि देखिए, अगर इस तरह का इंसिडेंट होता है तो कम से कम 50% का जो कंपनसेशन है वो आपको फ़ौरन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बात बीमा वाले ने बताई थी, और बीमा वाले से जब पुलिस ने पूछताछ की तो पुलिस को ये भी पता चला कि डीके चौधरी ने कुछ रोज़ पहले बीमा रिन्यूअल के साथ ही इसके बारे में भी इंक्वायरी की थी। इसके बाद एक और बात पुलिस को पता चली, वो ये कि साल 2018 में भी कुछ इसी तरह की एक चोरी की घटना इस कंपनी में हुई थी, और तब तकरीबन 8 लाख रुपए का कंपनसेशन इस कंपनी के मालिक ने लिया था। यानी ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह चोरी की घटना जो है उस कंपनी में हुई हो। अब पुलिस ने पूरी सख्ती कर दी चौधरी परिवार पर, पिता और दोनों बेटों पर, कंपनी के जो मालिक हैं, और सख्ती करने पर उन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया। उन्होंने माना कि हीरो की चोरी का, 38 करोड़ की हीरो की चोरी का, 32 करोड़ की हीरो की चोरी का इन्होंने जो प्लान किया वो प्लान जो है वो बीमा की रकम हड़पने के लिए ही किया था। और इसके लिए उन्होंने अपने 2 कर्मचारियों को ख़ास तौर पर इस मामले में, इस प्लान में शामिल किया। पहले तो वो अपने तौर पर ही अपनी कंपनी में चोरी करना चाहते थे, किसी को शामिल भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब उनसे ये काम ना हो पाया तो उन्होंने अपने ड्राइवर और एक मुलाजिम को शामिल किया इसमें, और उनको जो है पूरे 25 लाख रुपए की सुपारी दी। यानी अपनी ही फैक्ट्री में चोरी करने के लिए 25 लाख की सुपारी। मैं कह रहा था ना कि इस पूरे मामले में एक अनोखी बात है जिसे सुनकर जो है पुलिस वाले भी हैरत में पड़े, और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने भी शायद ही पहले ऐसा कभी सुना हो। सुपारी जो है किसी की जान लेने के लिए, कत्ल करने के लिए लोग देते हैं, लेकिन कोई अपने ही घर में या अपनी ही दुकान में या फैक्ट्री में चोरी करने के लिए किसी चोर को सुपारी दे, और वो भी 25 लाख रुपए की, ऐसा आमतौर पर सुनने को नहीं मिलता है। लेकिन इस मामले में कुछ ऐसा ही था, और अब पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया। ख़ास बात ये थी कि 25 लाख में से 5 लाख रुपए कैश जो है उसी तिजोरी के अंदर चौधरी परिवार ने रख दिए थे, जिस तिजोरी को गैस कटर से काट कर खुद उन्हीं के मुलाजिमों को 5 लाख रुपए चुराने थे, और उन्होंने वो काम किया भी। 5 लाख रुपए वहाँ से एडवांस के तौर पर लेकर चले गए। तो एक तरह से एडवांस देने का तरीका भी बड़ा अनोखा था, नायाब था, कि एडवांस भी चोरी के तौर पर ही दी कि भाई वहाँ रखा हुआ होगा, गैस कटर से काट के रुपए ले जाना, बाकी के जो 20 लाख रुपए हैं वो तो उनको देंगे ही बाद में। इस तरह की बातचीत हुई थी। लेकिन इससे पहले कि बाकी के 20 लाख रुपए उनको दिए जाते, इस मामले का पुलिस ने तकरीबन 48 घंटे के इन्वेस्टिगेशन के बाद खुलासा कर दिया। अब सवाल यह है कि इन्होंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी और इतनी बड़ी शातिराना प्लानिंग क्यों की? तो इसका जवाब ये था कि कोविड के समय से ही इस कंपनी का बुरा हाल चल रहा था। कोविड से पहले तकरीबन 1500 लोग इस कंपनी में काम करते थे, और आज की तारीख में 15 से 20 लोग ही इस कंपनी के एम्प्लॉय थे। यानी कंपनी काफ़ी सिकुड़ गई थी, काम धंधा छोटा हो गया था। लेकिन इन्होंने काफ़ी रुपए जो है वो उधार ले रखे थे। 10 करोड़ रुपए तो इन्होंने मार्केट से उठा रखे थे, और 13 करोड़ का लोन
किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रखा था और ये रुपए ये नहीं चुका पा रहे थे, तब इन्होंने ये शातिराना प्लान किया कि बीमा की रकम हड़पते हैं और उसमें से रुपए चुका कर जो है हम इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे। लेकिन ये तरीका, ये शातिराना प्लानिंग जो है वो कामयाब नहीं हो पाया और 24 घंटे के अंदर पुलिस ने, 48 घंटे के अंदर इस केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया। तो ये था पूरा घटनाक्रम। इस पर आपकी राय, आपका नज़रिया क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो प्रीवियस स्टोरी अर्चना तिवारी वाली हमने कवर की थी, उस स्टोरी पर आप लोगों ने जो कमेंट्स किया है, ये कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक जानकारी देना चाहता हूँ। कल कुछ व्यक्तिगत वजहों से, काम होने की वजह से शायद मैं दफ्तर ना आऊँ, छुट्टी लूँगा, शम सर से अभी पूछूँगा। तो हो सकता है कि कल मैं अपना प्रोग्राम या पेशकश लेकर आप लोगों के सामने हाजिर ना हो पाऊँ, तो मुझे लगा कि पहले आप लोगों को बता दूं। तो आइए अब शुरू करते हैं। अर्चना तिवारी वाले मामले में मुकेश कुमार हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने ये लिखा है कि हम शुरू से समझ रहे थे कि ये वकील की तैयारी कर रही है, प्लानिंग शानदार होगी। तो खैर, आपकी बात सही है, बहुत सारे लोगों ने उस कमेंट को लाइक किया है। आप देखिए कि तकरीबन 37 लोगों ने उसको थम्स अप किया उस कमेंट को, यानी सारे लोग, ज़्यादातर लोग ये मान रहे थे कि वो वकील चूँकि है तो इसलिए उसने इतनी शानदार प्लानिंग की। सोशल मीडिया के नाम से एक आईडी, उन्होंने ये कहा है कि ऐसे लोगों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए जिसने पुलिस प्रशासन के नाक में दम कर दिया और 15 दिन से ज़्यादा पूरे सिस्टम को परेशान किया। अगर उन पर कोई मुकदमा न हो तो ये बहुत ही शर्मनाक और गलत बात है। 33 लोगों ने उस बात को लाइक किया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि के लिखा है रेखा भट्ट जी ने, और इन्होंने कहा है कि ऐसे लोग अपने माँ पिताजी को कितनी टेंशन देते हैं। वाकई इस बात में कोई दो राय नहीं है। वायरल रील ऑफिशियल्स के नाम से एक आईडी, उन्होंने कहा कि ऐसी लड़कियों को सज़ा होनी चाहिए क्योंकि घर वालों ने पुलिस वालों पर भी सवाल उठाए थे। एक हमारी दर्शक हैं सबीना आसमीन, उन्होंने ये लिखा है कि एज अ पेरेंट्स आई थिंक वी शुड नेवर प्रेशर आवर चिल्ड्रन स्पेशली फॉर मैरिज। देखिए, आपकी बात सही है, आज के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा दबाव बनाना बच्चों पर वो ठीक नहीं है, चाहे वो मैरिज का मसला हो या कुछ भी हो। लेकिन इतना ज़रूर है कि माँ बाप के भी एक्सपेक्टेशन होते हैं, माँ बाप भी भला चाहते हैं बच्चों का। तो मुझे लगता है कि अगर बच्चे किसी रिलेशनशिप में हैं या उनके मन में कोई और प्लानिंग चल रही है, तो परेशानी या दिक्कत वहाँ शुरू होती है जब सारी चीज़ें अचानक होती हैं। तो अगर पहले दिन से एक अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर घर में रहे, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ भी पर्सनल बात जो एक डिसेंसी होती है उस रिलेशनशिप को ख़त्म करके कोई बेटा बेटी अपनी माँ बाप से करे, वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन कम से कम एक होता है ना, मर्यादा की सीमा में रहकर अपने पेरेंट्स को, बच्चों को भी सारी बातें बतानी चाहिए और माता पिता को भी घर का माहौल इतना लाइट रखना चाहिए कि बच्चे अपने दिल की बात उन्हें खुलकर बता सकें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सिर्फ ये कहना कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पर प्रेशर नहीं क्रिएट करना चाहिए, ये मेरे ख्याल से थोड़ा वन साइडेड होगा सबीना जी, क्योंकि पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों से होते हैं और वो बहुत ऑब्वियस सी बात है, बच्चों के भी तो अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्टेशन होते होंगे। तो जहाँ पर एक्सपेक्टेशन होता है, जहाँ उम्मीद होती है, वहाँ आदमी राइटफुली एक दूसरे के साथ ट्रीट करने की भी कोशिश करता है। तो कनक कुशवाहा साहब ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस पेरेंट्स, दिस इज़ हाउ स्ट्रिक्ट पेरेंट्स क्रिएट बेस्ट लायर। देखिए कनक जी, आपने भी वही बात कही है, माँ बाप स्ट्रिक्ट होंगे लेकिन जो बच्चे ने किया है या बच्ची ने जो किया है उसे भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। यूट्यूब क्रिएटर्स के नाम से एक आईडी है, या केयर्स है, सॉरी, क्या पुलिस को गुमराह करना और सर्च ऑपरेशन में जो खर्च हुआ इसके लिए उस लड़की के फ्रेंड्स, लड़की और उसके फ्रेंड्स को सज़ा नहीं होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो देखिए, झूठी रिपोर्ट लिखाना, एफआईआर लिखाना अगर पनिशेबल ऑफेंस है तो पुलिस को गुमराह करना भी मेरे हिसाब से पनिशेबल ऑफेंस तो होना चाहिए। बाकी इस पर कोई लीगल एक्सपर्ट ही बता सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि शासन प्रशासन की नाक में दम कर दिया इन लोगों ने। कोई जिसे कहते हैं कि कम से कम मोरल पनिशमेंट ही सही, जो कोर्ट की तरफ से कई बार दिया जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार कोर्ट की ओर से ये कहा जाता है ना कि किसी गुरुद्वारे में सेवा करो या मंदिर में जाकर सेवा करो या ट्रैफिक वार्डन की तरह ट्रैफिक रेगुलेट करने में ट्रैफिक पुलिस वाले की मदद करो। इस तरह की सज़ाएं जो है वो कोर्ट की ओर से दी जाती हैं, तो इनको वो सज़ा तो कम से कम मिलनी ही चाहिए। और इकरा इमरान का कमेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्होंने कहा है कि बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया इस पूरे घटनाक्रम को, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा राजेश रंजन जी का कमेंट है, मंजीत सिंह ने भी कमेंट किया है, अमित दुबे साहब का कमेंट है, और जितेंद्र कुमार जी हैं, दीपक आचार्य साहब हैं, उमेश सिंह मटियानी का कमेंट है, राकेश पंसारे जी का कमेंट है। और उन्होंने ये कहा कि जिस आदमी से, जिस पटवारी से इस लड़की की शादी की बात चल रही थी उसको प्रसाद बांटना चाहिए। इशारा किस ओर है आप समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस घटनाक्रम को भी सोनम वाले मामले से रिलेट करके देख रहे हैं।
तो लोगों को ये लग रहा है कि कम से कम चलो पटवारी की ज़िंदगी जो है वो सलामत रही। हालांकि किसी एक लड़की ने अगर उस तरह की भयानक गलती की हो, सोनम ने या सोनम जैसी लड़कियों ने जिन्होंने उस तरह की हरकतें की हैं, हत्याएं की है, तो उस वजह से सारी लड़कियों को उस नज़र से देखना ठीक नहीं है। हाँ, ये शादी नहीं करना चाहती थी, घर से भाग गई थी, ये एक अलग मसला है। और लेकिन उसके पीछे जो बॉटम लाइन है वो ये भी है कि वो पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। तो केस स्टडीज़, हर कहानी जो है वो अपने आप में अलग होती है। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि पटवारी को प्रसाद बांटना चाहिए या उसकी जान बच गई, ये थोड़ा ह्यूमरस तो है ज़रूर, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें रिलेट डायरेक्टली तो नहीं होती हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर हाजिर हूँगा किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।